बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रिदा ज़फ़र घुम्मन एंड यू आर वॉचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। आज एक नए दिन का आगाज़ एक खूबसूरत बात के साथ हर रोज़ की तरह, और वो ये है कि ज़िंदगी को अगर समझना है तो पीछे देखो, लेकिन ज़िंदगी को अगर जीना है तो आगे देखो। तो अगर आप प्रेजेंट में नहीं रहना सीखेंगे और फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करना छोड़ देंगे, सिर्फ कॉन्टेम्पलेट करते रहेंगे कि मेरे साथ ये हो गया, वो बुरा हो गया, इस चीज़ों को सोचते रहेंगे, पास्ट में रहेंगे, तो ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इन चीज़ों को सिर्फ मुस्बत अंदाज में सोचें, पॉजिटिव लेके इनसे कुछ सीखें, सबक हासिल करें और बस आगे की तरफ चल दें। तो इसी बात के साथ हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ, देखते हैं आज हमारी टॉप स्टोरीज़ क्या हैं। तो पहली हमारे पास जो खबर है वो है तंदूर मालिकान ने सादा रोटी 25 और नान 35 रुपए का कर दिया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गिरा फरोशी पर काबू पाने में नाकाम हो गए। डीजी हेल्थ को अद्वियात की खरीदारी के लिए 1 अरब 60 करोड़ मुंतकिल। DHQ अस्पताल की मुरम्मत के लिए 64 करोड़ फंड ऑनलाइन कर दिया। न्याजी इंटरचेंज से बाबू साबू तक कंट्रोल कॉरिडोर बनेगा। 10 अरब 84 करोड़ 22 लाख का फंड मंजूर। नया मुआहिदा ना होने से ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग बंद हो गई। अब कोई ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट नहीं हो सकेगा। तो इन टॉप स्टोरीज को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे टॉप रिपोर्टर्स मौजूद हैं। सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस और दुरे नायाब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप दोनों? और चले जी, आज फिर से अभी हालत ख़राब हो जाएगी जब ये खबरें हम डिस्कस करना शुरू करेंगे कि क्या हो रहा है। कल हमने ब्रेकिंग भी की थी, एकदम से सुबह सुबह आए और पेट्रोल बम हम पे गिरा है, और आज उसके असरात जो हैं वो अब से ऑनवर्ड्स जो हैं वो हम देखना शुरू हो जाएंगे। तंदूर मालिकान ने भी सादा रोटी 25 और नान 35 रुपए का जी कर दिया है, और अस खुद जो ये इजाफा कर दिया जाता है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये दोनों अवाम के लिए बहुत बड़े मसाइल हैं, चाहे पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो या शाय खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो। एक चीज़ जो है वो हम कुछ अर्सा कबल जो है वो डिस्कस ये कर रहे थे कि तकरीबन कोई 2-2.5 हफ्ते कबल जो है वो आलमी मार्केट में जो तेल की कीमत है वो कम हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ पर कम नहीं हुई थी बल्कि बढ़ाई गई थी। तो हम ये भी बात कर रहे थे कि जब आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हुई है तो हम क्यों बढ़ा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब फिर से दोबारा से जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें थोड़ी सी बुलंद हुई हैं तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह अवाम पर जो है वो बम जो है वो गिरा दिया गया है, और इसका फ़र्क जो है वो बराह रास्त सीधा वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही कोई इस तरह की अनाउंसमेंट होगी वो तैयार होती हैं। अभी कोई पीछे से वो नहीं होता कि पेट्रोल एकदम से बढ़ा है तो उस पर सारी चीज़ें इफेक्ट हो गई हैं, लेकिन कीमतें 200% बढ़ा दी जाती हैं। अब आप देखिएगा होगा क्या, हो तो अभी भी रहा है, हो ये रहा है कि ईरान से सस्ता पेट्रोल जो है वो और ज़्यादा स्मगल होगा। ईरान से पेट्रोल जो है वो ऑलरेडी पहले भी अफ़गानिस्तान, ईरान, इन ममालिक से जो है वो पेट्रोल स्मगल जो है वो हो रहा था, जिसका तज़किरा पिछले हफ्ते भी जो ये एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि जी आधे पैसों का पेट्रोल जो है वो ईरान से मिलता है जो कि स्मगल्ड होता है और यहाँ पर आपको लाहौर में दस्तयाब होता है। अगर आपने कंटेनर लेना है, क्वालिटी लो होती है, ऑब्वियसली पम्प मालकान को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पैसा उनका जो है वो बनता है। मसला तो फिर दरपेश होता है अवाम को, जिनकी गाड़ियाँ बाइक्स ख़राब होती हैं, उनके इंजन ख़राब होते हैं। अच्छा, जब पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं उसके बाद अशिया खुर्दोनोश, चूँकि उसमें ट्रांसपोर्ट जो है वो भी इन्वॉल्व होती है, उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। नॉर्मली तो सरकार जो है वो सरकारी नेफ्ट जारी करती है, लेकिन अब तो ये देखने में सरकारी नेफ्ट तो कहीं जो है वो माने ही नहीं जाते, आज खुद इजाफा जो है वो कर दिया जाता है। हर रोड के ऊपर ना एक स्पेसिफिक, जैसे रेडी बान है फॉर एग्जांपल, या फिर आप दुकानों पर जाते हैं तो आपको अलग अलग प्राइस है। कोई अच्छी पॉश एरिया है तो वहाँ पे डिफरेंट प्राइस रेट मिलता है। इस वक्त ना ये सड़कों पे जो आपके रेडी बान होते हैं ना, ये इंतहाई जालिम लोग हैं, ये रहम के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इन्होंने टैक्स नहीं देना होता, अपनी मर्जी के नर्ख जो है ये बढ़ाते हैं। लिस्ट मांग लें, आप देखिएगा सुबह अगर आप किसी रेडी को देखेंगे उसने चीज़ जो है वो दुगने पैसों पे लगाई होगी, शाम होगी वो थोड़ा नीचे आएगा, रात होगी थोड़ा नीचे आएगा, ना उन्होंने कोई टैक्स देना ना कुछ और, उल्टा तजावजात की मद में उन्होंने रोड ब्लॉक कर रखे हैं और शहरियों को जो है वो भी लूट रहे हैं। और अगर उनसे पूछा जाए कि आप इतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी क्यों बेच रहे हैं तो वो डालते हैं हुकूमत पर कि जी हुकूमत ने महंगी कर दी है, हम इस पर क्या करें।
तो ऑब्वियसली हमें हम पहले भी यही बात करते हैं कि देखें हमारी तमाम तर सोच अप्रोच जो है ना वो सिर्फ यही है, हम तरक्की की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो चीज़ें हैं उनको स्टेबल रखने में भी हम नाकाम हैं। ना हम यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को मजबूत कर रहे हैं, ना लोकल इंडस्ट्री को मजबूत कर रहे हैं, ना बैरूनी इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास आ रही है। हमारी तमाम तर तवज्जो जो है खुद इजाफा है। तो अब आपकी तरफ आऊँगी, ये जो 70 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं ये कहाँ हैं और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है अगर वो अपना काम नहीं कर रहे? तो जी, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और वो अब इतने ज़्यादा माजरे के साथ हड धर्मी पे उतर आए हैं कि दफ्तरों से निकलते ही नहीं है। बिल्कुल। और निकल के लोगों की दुकानों पे जाके, मार्केटों पे जाके प्राइस चेक करने गवारा ही नहीं करते। एक उनका वहाँ मजिस्ट्रेट का एक रीडर जाएगा या एक उसका ड्राइवर चला जाएगा गाड़ी में बैठ के, हर जगह पर्ची देंगे, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 2000 5000 वसूल करेंगे, कुछ जमा करा देंगे, बाकी खा पी जाएंगे। ये बड़ी नॉर्मल बात है और इसके प्रूफ्स हाई लेवल तक सबके पास मौजूद हैं कि ये लोग क्या करते हैं। चलें, ये तो एक तरफ मैं आपको, लेकिन मैं पेट्रोल की बात पे पहले आऊँगा कि हम लोगों पे तो बहुत तनकीद कर रहे हैं, हम आम लोगों पे तो बहुत ज़्यादा उसकी बर्डन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि जो ड्रिफ्ट इजाफा हुआ है, अब्रप्ट किस्म का, एकदम से सुबह 11 बजे 11:30 बजे बम फोड़ दिया गया अनअनाउंस्ड, उसमें किसको फ़ायदा दिया गया? आपको पता है एक पेट्रोल पंप जो है वो एक रात कबल कितना पेट्रोल मंगवा के ऑर्डर करके स्टोर करता है? वो हज़ारों टन, हज़ारों लीटर्स की तादाद में वो स्टोर कर लेता है। अगर आज रात पेट्रोल बढ़ जाए तो 10 से 15 से 20 लाख रुपए जो है वो एक मामूली पेट्रोल पंप कमाता है। और जो बड़े पेट्रोल पंप है वो तो 80 लाख रुपए की इसमें दिहाड़ी लगा गए हैं। और मुझे तो ये शक होना शुरू हो गया, ये मेरी अपनी एजम्पशन और मेरा अपना तज़किया भी हो सकता है कि पिछली बार जब पेट्रोल पंप मालकान, डीलर्स हड़ताल पे गए थे तो कोई तो वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको लॉलीपॉप दिया गया था ना, जिसके बाद उन्होंने कॉल ऑफ किया था, एक दिन के अंदर अंदर ही कॉल दे के कॉल ऑफ कर लिया था। तो कहीं ये उसका तसलसल तो नहीं है कि इन्होंने उसको कहा होगा कि ठीक है जी हम आपका बंदोबस्त कर देते हैं? सारे पेट्रोल पंप को रात को ऐसा सरप्राइज सुबह मिला है कि उनको जो रात को पेट्रोल मंगवाया हुआ है उसमें लाखों का इजाफा हो गया है। और ये उनको जो है मुझे जानबूझ के मुझे लग रहा है कि उनको फ़ायदा दिया गया, उनको भी खामोश कर दिया गया, अपना उल्लू भी सीधा कर दिया गया। और लोगों के बेचारों की ये हालत है कि वो तो अब इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं और जो हमारी नौजवान नस्ल है वो तो अब इस पर मीम बना रही है कि जी अब रूस से हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि तीसरा ट्रक ना भेजिएगा, हम पुराने में खुश हैं, हमें पुराना पेट्रोल और डीजल ही ठीक लगता है। तो ये बात मजाक में ज़रूर लोग करते हैं, लेकिन लोगों की बातें दिल को लगती है। लेकिन आप देखें कि जो महंगाई का तूफान और सैलाब और जो आवाम डूब रही है इसमें, मतलब कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोल डीजल जैसे ही महंगा हुआ है, आटे और दूध के निर्ख भी बढ़ गए हैं। गवर्नमेंट को इस वक्त जो है बहुत अच्छी बात है कि वो गवर्नर्स की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, अस्पतालों में, जेलों में आपकी पॉलिसी पे तवज्जो साहब ये बता दें ना, पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या फेडरल? मैं पंजाब की बात, अगर आप फेडरल की बात कर रहे हैं तो मैं भाई यहाँ पर आपसे तो कुछ नहीं हो रहा माजरे के। फेडरल तो आपको पता है, फेडरल अब जा रहे हैं चूंकि, और लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि वो जा रहे हैं और उन्होंने जाते बदले ले रहे हैं, मुश्किल कर रहे हैं ना। लेकिन मेरा इसमें एक बतौर रिपोर्टर और बतौर एक जर्नलिस्ट मेरा इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं लगता ये इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि इनके इलेक्शन लड़ने वाले हालात नजर नहीं आ रहे। भैया आप ये देखें ना कि जब चलें तहरीक इंसाफ का दौर जैसा भी था, करप्शन से भरा पड़ा था, उसके दौर में भी महंगाई जो है वो अरूज पर थी। ये आए, इन्होंने कहा जी हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल क्या किया इन्होंने? सबको नजर आ गया ना। देखें आकर फिर कहते हैं नहीं जी हालात मुश्किल। आप यकीन जाने लैपटॉप स्कीम में एक तकरीब थी, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने उसमें कहते हुए सुना कि जी हमको 9 साल तक ना थोड़ा बेहतरी की तरफ जाने के काबिल हो जाएंगे। मतलब बेहतरी होगी नहीं मुल्क की, बेहतरी की तरफ जाने के काबिल हो जाएंगे। ये तो हाल है हमारे मुल्क के सरबराह का। अगली हुकूमत आती है वो पिछलों को ब्लेम करती है, वो ब्लेम गेम चलती रहती है। लोगों को बता दें ना, फिर लोगों को बता दें कि जी जो अफोर्ड नहीं कर सकते 9 सालों में वो तो या मर जाए, ठीक है, या मुल्क छोड़ के चले जाएं, या कहीं पे जाके यही हो रहा है, हर कोई मुल्क छोड़ के जा रहा है। बेसिक ये यूटिलिटीज हैं, आटा, दूध, बिजली, ये हर चीज के निर्ख बढ़ गए हैं। और जैसा कि लिखा हुआ है कि दही की सरकारी कीमत 165 कर दी गई है। मतलब दही, दूध 165 कहाँ मिल रहा है रिदा? आप खुद अभी निकले, आप यहाँ से जाके देखें 165 रुपए कहाँ मिल रहा है? 165 तो पतला लस्सी की तरह का दही मिल रहा है। हाँ। और वो भी खाने के काबिल नहीं है, आपका पेट खराब हो रहा है। आप लोगों के अंदर ये जो आप गैर मेरी खुराक दे रहे हैं ना, पेट की बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। आप देखते हैं हर दूसरे इंसान को डायरिया हो रहा है आजकल। तो ये चीज़ों को तवज्जो देनी चाहिए। आपका 200 रुपये से मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा दही जो है थोड़ा बेहतर क्वालिटी का दही इससे कम का मिलता है। आप गंदम देखें,
5,000 के करीब पहुंच गई, 4900 रुपये मंथ। 4900 रुपये फी मंथ तक पहुंच गई है। 3000 ने किसी से ली जा रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये माली साल स्टार्ट होना था उससे पहले जब ये आपकी प्रोक्योरमेंट का 3000 थी, 3000 ने किसी से ली जा रही थी। 4900 रुपये कैसे लेगा? गंदम बढ़ गई। पहले तो इंसान जो हमारा तबका है एक, जो कि बहुत परसेंटेज इसी की ज्यादा है, जो बेचारे क्या करेगा, खुदकुशी ही करेगा ना, एग्जैक्टली जो खाना नहीं ले सकता, वो क्या कर रहा था, वो ज्यादा से ज्यादा एक रोटी 2-3 लेता था, अपने बच्चों को खिलाता था। रोटी की कीमत भी बढ़ा दी है, गंदम की भी बढ़ा दी है, दूध दही जो बच्चों की एक बेसिक चीज है वो भी बढ़ा दी है। तो पीछे क्या चीज रह गई है? मतलब क्या कुछ खाना पीना छोड़ इमरान कहते हैं जी कि मैं पंजाब हुकूमत की बात ना करूं, मैं फेडरल की बात करूं, लेकिन अब पंजाब हुकूमत देखें जहां वज़ीर आला चले जाते हैं हालात ठीक हो जाते हैं, वक्ती तौर पे देखिएगा आइंदा इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर ने ये पंजाब गवर्नमेंट के कामों को ही बेचना है। जब वो निकलते हैं जब वो निकलते हैं ना ब्यूरोक्रेसी को पता होता है हमने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है, ना कमिश्नर्स को, ना डिप्टी कमिश्नर्स को, ना असिस्टेंट कमिश्नर्स को, उनके नीचे ही ना मजिस्ट्रेट। भाई उन्हें ये तो पता है ना कि हम तो जिंदगी जो है ना वो सुकून से गुजार रहे हैं, हमें तो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब हैं, हमारे अलाउंसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ गई हैं। कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पंजाब गवर्नमेंट ने तनख्वाह इतना भला किया है इस वज़ीर आला ने इनके साथ, लेकिन सरकारी अफसरान जो है आम आदमी बेचारा कहाँ जाए, आम आदमी बेचारा कहाँ जाए? अभी भी यकीन जाने यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर 205 यूनिट अगर किसी घर में चलते हैं ना, ये मैं उस घर की बात कर रहा हूँ जिसमें AC नहीं है, हाँ बिल्कुल 205 यूनिट चलते हैं और आपका 8000 के करीब बिल जो है वो आ रहा है 205 यूनिट का। मुझे बताएं वो गरीब आदमी जो बेचारा दिहाड़ी लगाकर 30,000 40,000 चले 50,000 भी कमा रहा है, मुझे बताएं अगर वो किराए पे रह रहा है वो क्या खाएगा, क्या बच्चों को तालीम दिलवाएगा, क्या सेहत की सहूलियात वो हासिल कर सकेगा? सेहत की सहूलियात का हाल तो खुद जो है वो रोज हम टीवी पर देखते हैं, जब हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल थोड़ा चेंज लाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इस चेंज ये जो चेंज बहुत इसकी जो मुद्दत है वो थोड़ी है, क्योंकि एक जो इंसान है अगर वो चेंज जाने की कोशिश करेगा तो वो कितनी देर के लिए होगा, कि अगर बाकी सारे आवे का आवे यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, ये कब तक होगी, ये इसका लाइफ स्पैन कितना है? ये तो तभी होगी ना जब तक लॉन्ग टाइम प्लानिंग होगी, जो सारे हैं वो मिलकर बैठेंगे, और जब तक सारे इदारे एक सेम पेज पर नहीं आते कि आवाम के लिए कुछ करना है, कुछ बेहतरी लेकर आनी है, तब तक कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है डीजी हेल्थ को अद्वियात की ख़रीदारी के लिए फ़ंड जारी किए गए हैं। 1 अरब 60 करोड़ रुपए मुंतकिल किए गए हैं और DHU अस्पतालों की मुरम्मत के लिए 64 करोड़ फ़ंड ऑनलाइन कर दिया गया है। फ़ंड तो दे दिए गए हैं इमरान यूनुस, और लेकिन पहले भी फ़ंड्स दिए जाते हैं, अद्वियात मौजूद होती हैं, लेकिन मरीज़ों तक वो अद्वियात नहीं पहुँचती हैं। ये सिस्टम जो है इसको कब ठीक किया जाएगा? देखिए जी, ड्यूरिंग ब्रेक भी हम इन्हीं हालात के बारे में जो है वो बात कर रहे थे। अगर हम बात करें निगरान हुकूमत की कारकर्दगी की, तो आज से पहले ऐसी कारकर्दगी जो है वो इतने कम वक्त में, तो क्या पूरे जो उनका टेन्योर होता है 4 साल का या इससे भी ज़्यादा का टेन्योर अक्सर लेते हैं, आज तक ऐसी कारकर्दगी जो है ना वो किसी भी CM की नज़र नहीं आई जो कि इतनी कम मुद्दत में निगरान गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। अच्छा देखिए, अपने तौर पे तो निगरान गवर्नमेंट हर सहूलत जो है वो बेहतर बनाने और फराहम करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वाज़ेह मिसालें डेली बेसिस पर दौरे हैं CM साहब के, जो कि 3 घंटे 2 से 3 घंटे या कई हॉस्पिटल में 4 घंटे तक तवील रहे हैं, और जो चीज़ें सामने आई हैं वो वाकई तकलीफ़ दे थी। और अक्सर तो ये हुआ है कि वज़ीर आला जो है वो इतना बरहम हुए हैं कि मौके पर ही उन्होंने कुछ लोगों के ऑर्डर जो हैं सस्पेंशन के वो भी जारी करवाए हैं, और कई इंक्वायरियां जो हैं वो भी लगाई हैं। कि उनको वाकई गुस्सा आ रहा है हालात देखकर। देखिए मतलब एक चीज़ तो ये होता, शो ऑफ नहीं होता जैसे हम बाकियों को देखते हैं, अक्सर एक दौरे करते हैं, जाके वहाँ पे तस्वीरें बनवाते हैं और फिर निकल जाते हैं। यहाँ पे जब कोई एक्शन उसी वक्त सेम पॉइंट पे होता है तो बाकी जो है सूरत हाल कदरे बेहतर हो जाती है। देखें, ये 2 चीज़ें होती है, एक तो ये होती है कि हॉस्पिटल्स के पास जो है वो फंड नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास अद्वियात नहीं है, बेड्स नहीं है, और दीगर मरम्मती काम जो है वो नहीं हो पाए, मशीनरी ठीक नहीं हो पाई, लिफ्टें जो है वो नहीं चल पाई।
दूसरी चीज़ ये है कि फंड्स होने के बावजूद बावजूद। भी ये लोग जो हैं वो काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी को काम करने की आदत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हॉस्पिटल्स की हालत जो है वो DHQs की हालत बेहतर करने के लिए फंड्स दिए गए हैं, अद्वियात की खरीदारी के लिए दिए गए हैं, नए बेड्स के लिए दिए गए हैं, उसके साथ स्टाफ की हायरिंग के लिए जिनमें नर्सेज जो हैं उनकी भी तादाद बढ़ाने का जो है वो अभी जो दुर्नियाब ने खबर दी है उसके मुताबिक नर्सेज जो है उनकी तादाद भी जो है वो बढ़ाई जाएगी। तो ये बड़े अच्छे डिसीजंस हैं। इसके साथ साथ माजी में कुछ इंक्वायरियाँ लगी थी कि हॉस्पिटल से अद्वियात जो हैं वो गायब होती थी, इनका ऑडिट डाले जाते जी बिल्कुल थे, जाली substandard स्टैंड डाले जाते थे। उन चीज़ों का कोई भी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई, और अगर रिपोर्ट आई भी है तो उन लोगों को वक्ती तौर पर जो है सस्पेंड Side करके suspend कर दोबारा दिया गया। दोबारा जो है नजरों से वो side पे कर दिया गया है। किसी अच्छी पोस्ट पे जो है वो उससे अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं। तो CM साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अपने स्टेन्योर में ना ये भी कौम का भला कर जाए कि जिन जिन लोगों ने आवाम का पैसा खाया है स्पेशली सेहत और तालीम के हवाले से उनका भी ऑडिट करवाएं और उनको करार वाकई सजा दें। सजा दी जाए। और इम्बैलेंस इतना ज़्यादा है इसके अंदर कि चले मैं आपको हॉस्पिटल में मैं आंखों देखा वाक़या सुनाता हूँ कि जो हमारे निगरान वज़ीर हैं सेहत के बेचारे, उनके पास एक पुरानी गाड़ी थी जो सरकारी तौर पे उनको मिली थी, वो उस पर आए, जबकि एक सेक्रेटरी साहब जो हैं वो कोई 1.25 करोड़ की गाड़ी पे आए सरकारी, और जो मिनिस्टर साहब थे ना वो ऐसा लग रहा था कि वो मिनिस्टर सेक्रेटरी जो मिनिस्टर का मातहत है मिनिस्टर जो है वो सेक्रेटरी की मातहत है। तो मैं यहाँ पे फिर कहता हूँ कि वज़ीर आला जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो रिमार्केबल है, लेकिन जब तक ये ब्यूरोक्रेसी नीचे अपने तौर पे एहसास नहीं करेगी, जो उनको नहीं होना, क्योंकि वो तो हक समझते हैं ना, वो तो कहते हैं जी कि हमारा हक है, ठीक है। हम अपनी बात कर लें, मैं ज़ाती तौर पे भी, कि अगर हमें भी कोई ट्रांसपोर्ट कभी ना मिले, कभी हमारी ट्रांसपोर्ट ख़राब हो जाए, हमारी प्रोड्यूसर की भी अब गाड़ी आजकल नहीं है, ठीक होने गई है, तो इसका मतलब दफ्तर आना छोड़ दे। वो क्या घर में बैठ के आपको कहे, फ़ोन पे कहे रिदा शो इस तरह कर लो, भाई आपने चीज़ों को तो हैंडल करना है ना, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। आपकी बहुत ज्यादा पेस है, आपके नौकर चाकर से, आपकी तमाम मराहत से, इशू सिर्फ आवाम को ये है कि जो सर्विसेज आपकी जिम्मेदारी है आवाम को प्रोवाइड करना वो उनको नहीं मिल और जो वज़ीर आला करते फिर रहे हैं, ये प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। आपने वहाँ पे जाके देखना है कि क्या हालात है, इदारे इसीलिए तो बनाए जाते हैं। आपके सेक्रेटरीज ने जाके देखना है, आपके DG हेल्थ ने जाके देखना है, आपके नीचे MS साहिबान ने देखना है, आपको जो फंड दिया है, अमूमी तौर पर क्या होता है, अरबों का फंड जो है वो इन द एंड ऑफ टाइम जब मंथ गुजर रहा होता है आपका माली साल, तो दिसंबर जून में पता लगता है यूटिलाइज नहीं हुआ, जब 50% बजट यूटिलाइज नहीं हुआ, 60% नहीं हुआ, और ये मैं कहता हूँ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। सेहत और हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन में अगर आप फंड इस्तेमाल नहीं करते तो ये मुजरमाना बहुत माइनर लेवल पे जो यहाँ पे करप्शन होती है, जैसा कि अद्वियात हैं अगर स्टोर्स के अंदर तो आगे सेल कर दी जाती हैं, लेकिन प्राइवेट फर्म्स को दी जाती हैं और वो गायब हो जाती हैं। आपके ड्रग इंस्पेक्टर एक्सपायर हो जाती हैं। आपके ड्रग इंस्पेक्टर जो है ना वो दिन दंदनाते फिर रहे हैं, ठीक है। अगर शहर में अगर ये बात अभी लीक हो जाए और CM नोटिस ले ले कि पैनाडोल नहीं मिल रही, तो आपको पैनाडोल जो है ना वो जगह जगह आराम से मिलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि इशू ये नहीं है, पैदा जो होती है मसनूई किल्लत जो पैदा की जाती है, और उस पर सिर्फ आपके बंदों की वर्किंग ना करना, आपकी मशीनरी जो सरकारी है उसका एक्टिव ना होना, ये सबसे बड़ी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाद में आती है ना कि उस वक्त कंट्रोल जो था वो बैन था, बाहर से चीज़ें आ नहीं रही थी, आपके पास अद्वियात साज कंपनी अद्वियात नहीं बना रही थी, वो ब्लैकमेलिंग कर रही थी, वो एक अलबात की बात है। जो आपके पास स्टॉक मौजूद है उस स्टॉक को मार्केट में लाने के लिए कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, आप मुझे बताएं। फंड पे नहीं छोड़ी जा सकती, फंड्स जारी होते हैं, चीनी स्टॉक हुई है इस टाइम, उसको मार्केट में लाने के लिए कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, सिवाय वज़ीर आला कि वो भागते फिर रहे हैं, इसको दे रहे हैं इख्तियार, कि इन कमिश्नर को एम्पावर्ड कर रहे हैं कि जी आप जाएं, आप जाके स्टॉकर से निकालें, डिप्टी कमिश्नर को एम्पावर्ड कर रहे हैं कि जी अगर कोई शुगर बिल मालकान जो है वो स्टॉक से नहीं निकालता उन पर पर्चे दे। भाई अब इससे ज्यादा क्या करे, अगर फिर ये DC और बाकी लोग, तो ये सारी वो चीजें हैं जो उनके काम के SOPs हैं कि उन्होंने ये करने हैं और इसी काम के लिए वो हायर किए गए। और क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इस मुल्क में सबसे बेसिक पॉइंट है पनिशमेंट सिस्टम नहीं है। के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक, और अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि है कि न्याजी इंटरचेंज से बाबू साबू तक कंट्रोल कॉरिडोर बनाया जाएगा और 10 अरब 84 करोड़ 22 लाख का फंड इस हवाले से मंजूर कर लिया गया है। दुर्नियाब आपसे जानूंगी इसकी डिटेल्स कि किस तरह से ये आवाम के लिए जो है ट्रैफिक के मसाइल थोड़े और
बेहतर होंगे इससे? अच्छा रिदा, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इस पे वज़ीर आला की विजन की ना मैं खुद भी बतौर एक जर्नलिस्ट दाद देता हूँ, क्योंकि बाबू साबू से ये जो न्याजी इंटरचेंज है ये तकरीबन बन जाता है आप कहने को 10-12 किलोमीटर का कॉरिडोर है टोटल। और आप जब बाबू साबू से या मोटरवे से या मुल्तान से कहीं से भी एंटर हो के आप बाबू साबू से गुलशन रावी की तरफ, बंद रोड की तरफ, डबल सड़कों की तरफ जाते हैं तो वो रिंग रोड का हिस्सा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा सब्जी मंडी आ गई, ठीक है, इधर से मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, उधर से आ रहा है, इधर से गलियां। अब ये चूंकि ये रिंग रोड का हिस्सा था, इसको किसी सूरत में ही आप छोड़ नहीं सकते, आपने इसको दोबारा से रिंग रोड की तरह रिहेबिलिटेट करना था। LDA में पीछे बुज़दार साहब की हुकूमत में और परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत में 9 अरब लगा के जो प्लान बनाया गया उसमें सिर्फ गुलशन रावी डबल सड़कों पे एक अंडरपास सिंगल साइड और पूरी सड़क की कारपेटिंग शामिल थी। इन्होंने 10 अरब में एक ऐसा प्लान दिया जिसमें ना सिर्फ बाबू साबू इंटरचेंज, उसके इर्द गिर्द रिहेबिलिटेशन, आपकी पूरी रोड एलिवेटेड जिस तरह रिंग रोड होती है, आपकी मट्टी नीचे भर के ऊपर उसको एलिवेट कर देते हैं और पूरा कॉरिडोर जा रहा है जिस तरह प्रॉपर रिंग रोड जा रही है, वो न्याजी इंटरचेंज तक जाएगी और जहाँ पे रिंग रोड का पहला टूल प्लाजा आता है वहाँ को कनेक्ट कर देगी और लोग सिग्नल पे गुजरेंगे। नीचे 10 मकामात पर आपको अंडरपासेस मिलेंगे जो आप क्रॉसिंग करेंगे। अगर आपने गुलशन रावी से निकल के बंद रोड की दूसरी तरफ जाना है, जो जिनको बंद पार आबादियाँ कहते हैं, टी जंक्शन मुख्तलिफ आबादियाँ हैं, उसमें जाना है तो आपको प्रॉपर क्रॉसिंग्स मिलेंगी। आप नीचे से गुजरेंगे, उन्हीं पैसों नहीं आ रही होती कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, और हमेशा आप वो जो गूगल पे लगा के आप उन्हीं पैसों जा रहे होते हैं, एक मिस कर जाते हैं, फिर पूरा चक्कर खा के आते हैं। उन्हीं पैसों में जहां आपको एक अंडरपास और सड़क की सिर्फ कारपेटिंग मिल रही थी, अब आपको पूरा कॉरिडोर मिल रहा है उस लेवल का जो रिंग रोड एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि ये ओल्ड रिंग रोड है, इसको रिंग रोड को आपने अपलिफ्ट करना था, कभी ना किया गया। आबादियां, अब आप मुझे बताएं कि इस आसपास की आबादियां क्यों अब तक अंडर प्रेशर हैं और क्यों अब तक ऐसा लगता है कि आप स्लम एरियाज में आ गए हैं, क्योंकि आपकी प्रॉपर रोड्स ही नहीं है वहाँ पे। आपके जो रिंग रोड डिक्लेयर है वो रिंग रोड ही नहीं है। मुझे नहीं पता, आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है कि आप जिस वक्त गुलशन रावी के अंदर एंटर होते हैं मोटरवे से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं इसकी क्या टाइमलाइन दी गई है, क्योंकि ये जब मंसूबे तो शुरू होते हैं और इतने बड़े जब लेवल पे शुरू होते हैं तो वो एक तवील अरसे तक आपकी रोड जो है वो तोड़ फोड़ के लोग परेशान हो रहे होते हैं, तो इसकी टाइमलाइन क्या है? इसकी टाइमलाइन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी टाइमलाइन 4 से 8 माह के दरमियान होगी और इसको कंप्लीट करना है। अगर कोई नॉर्मल गवर्नमेंट होती तो शायद उनको साल का टाइम दिया जाता और वो साल में भी ना होता। ये कंप्लीट हो जाए, ये गवर्नमेंट बहुत जरूरी है। लाहौर का ये हिस्सा किसी ने तवज्जो नहीं दी। मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ, 15 साल तो मुझे भी अब रिपोर्टिंग करते हो गया, 15 साल में तो इस एरिया पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब अगर तवज्जो की तरफ गए हैं तो उनको फिर प्रॉपर पूरा प्लान देना चाहिए ना, जो निगरान हुकूमत ने बहुत खुशउस्लूबी से दिया है। इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जब बन गया ना, आप देखिएगा कि आप ना सिर्फ इस्लामाबाद से आते हुए पूरा रिंग लेके इजीली आगे रिंग रोड भी बनना शुरू हो गई। आपको पता है कि रिंग रोड से लेके मुल्तान रोड तक आप मेरा ख्याल हार्डली कोई 30 मिनट या 35 मिनट में आप ये 90 किलोमीटर का कॉरिडोर क्रॉस करते हैं। तो खैर एक अच्छा मंसूबा है। लेट्स होप के जो टाइमलाइन तो दी गई है उसके अंदर क्योंकि ये हुकूमत है नहीं है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आवाम के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है जब इस तरह का कोई भी मंसूबा शुरू होता है। यकीनन वो एक लंबा प्रोजेक्ट होता है तो बहुत टाइम लेता है। तो मीनवाइल ट्रैफिक के मसाइल और धूल मिट्टी और कारोबार मुतासर होते हैं। तो लेट्स होप कि ये मंसूबा जिस अच्छी नीयत के साथ शुरू किया गया इसी तरह ये मुकम्मल भी हो जाए। अब चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। नया मुआहिदा ना होने से ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग बंद हो गई है और अब कोई ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट नहीं हो सकेगा। एक अच्छी खबर थी कि चलें ठीक है, बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और लाइसेंस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जा रही है कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस बनाए जाए। नए सेंटर्स खोले जा रहे हैं, जो ऑलरेडी मौजूद थे उनकी टाइमिंग जो है वो 24 घंटे कर दी गई है। लेकिन अब एक ये जो नई चीज़ आ गई है कि नया मुआहिदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इस पर क्यों नहीं तवज्जो दी गई पहले से? लेकिन ये मेरे ख्याल से ये बड़ी हैरानकुन बात है, स्पेशली अगर मैं एज ए जर्नलिस्ट बात करूँ मेरे लिए कि डेली बेसिस पर हम ये सुन रहे हैं कि एक तरफ तो आप जो है वो 1 वे की खिलाफ वर्जी पे 2000 फाइन कर रहे हैं, दूसरा आप ये कह रहे हैं
कि किसी भी किस्म का चालान करने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस आपने चेक करना है। और अगर उसके पास अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है फिर भी उसको 2000 फाइन करें और साथ उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई करवाएं। CTO साहब जो है वो भी मुख्तलिफ मराकज़, अभी कल ही आई थिंक अली शाही ने शायद खबर दी थी कि आबी चौधरी ने दी थी कि मुख्तलिफ सेंटर्स जो हैं जिनकी तादाद को 70 से ज़ायद है वो बना दिए गए हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कि मौके पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनेगा। एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि आपका मुआहदा जो है वही खत्म हो गया है, खत्म होने वाला है। हाँ बिल्कुल, अभी कल भी CTO साहब जो है विजिट करते रहे हैं, आज भी CTO साहब जो है वो मुख्तलिफ जो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स हैं उनका विजिट कर रहे हैं। तो भाई आप ये भी तो देखें ना कि आपका एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट जो है मुआहदा खत्म हो गया है। आप नॉर्मली होता ये है कि इदारों को पहले से पता होता है कि हमारा मुआहदा जो है वो खत्म हो रहा है, इसको एक्सटेंड करना है। अगर नई कंपनी के साथ मुआहदा करना है, पुराना मुआहदा खत्म करना है, नई कंपनी के साथ दोबारा करना है तो उसके लिए बाकायदा ऐड आते हैं, फिर वो सारी चीजें जो है प्रोसेस होता है वो 2 महीने 3 महीने पहले शुरू हो जाता है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। अब मेरे ख्याल से ये एक दिन का गैप जो है ना, एक दिन का गैप भी बहुत पीछे फेंक देता है। जितनी बड़ी तादाद में इस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं, क्योंकि लोगों को तो पहले ही अल्लाह के हुक्म से आदत नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की। कुछ लोगों के 8-8 साल से ड्राइविंग लाइसेंस कहा जा रहा है ना कि सहूलत बहाल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। अभी भी टाइमलाइन नहीं दी गई है कि 2-3 दिन में ये जो है बनना शुरू हो जाएगा। खबर में भी ये एक एलिमेंट मिसिंग है कि मुआहदा आखिर क्यों नहीं हुआ रही। उसकी 3-4 वजूहात होती हैं। हमारे यहाँ पे और भी सरकारी महकमे हैं, या तो कॉन्ट्रैक्टर को लग रहा होता है कि महंगाई बहुत हो गई है और जो मुझे पिछले साल रेट दिया गया था एक कार्ड प्रिंटिंग पे फ़र्ज़ करें मुझे 50 रुपये दिए गए थे तो मैं अफोर्डेबल नहीं है, और उसकी बाद में जस्टिफिकेशन किया है कि अब जितनी महंगाई हो गई है वो अगर 50 रुपये का कार्ड प्रिंट करेगा सपोज वो कैसे अफोर्ड करेगा। डेफिनेटली वो 60 रुपये होना चाहिए, 55 रुपये होना चाहिए, 2-4-5 रुपये का मार्जिन वो मांगेगा। इसमें कहीं चल रही होगी लड़ाई और उस दौरान किसी ने उसको बॉदर नहीं किया होगा। काफी वक्त होता है ना जब आपका पिछला कॉन्ट्रैक्ट चल रहा उसने किसी ने बॉदर नहीं किया होगा और बॉदर ना करने बात इस चौधरी मैं काम ही नहीं करता, ठीक है जी, मैंने इस पर काम ही नहीं करना। अब इस पर रिस्पॉन्सिबल लाइसेंसिंग ब्रांच के हेड है जिनके अंडर ये सारी चीज़ें होती हैं प्रोक्योरमेंट के। CTO साहब को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस पे जो इस नेग्लिजेंस के जिम्मेदारान है और उस पर किसी को स्पेयर नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बहाल कराना किसकी जिम्मेदारी थी वो तो एक अलहदा बात है, वो तो हो जाएगा, अब नोटिस ले लेंगे, जारी बात है, खबर भी चल गई, शोर भी मच गया। लेकिन आइंदा से जो है आइंदा क्यों नहीं आप उसके अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में चीजें क्यों नहीं डालते कि अल्टीमेट वो 5%, 2%, 1% एनहांस हो जाए इन द एंड ऑफ ईयर, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एनहांसमेंट का एक एलिमेंट हो जाए। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं करते, इनको पता ही नहीं है मुआहदे किस तरह करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह बनाने हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गफलत है। ये अच्छे इकदाम तो किए जा रहे हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, हमें नजर आ रहे हैं कि मुतहर्रिक नजर आ रही है हर पॉइंट पर, लेकिन जो है इस तरह की गफलत वो एक्सपेक्टेड नहीं थी। इश्यूज है ना, ये तो होने चाहिए बेहतर। तो अब उसके खिलाफ जाहिर सी बात है जिसकी जिम्मेदारी ने आपने कहा है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर होनी चाहिए ताकि आइंदा से इस तरह की गफलत ना बरती जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे इस सेगमेंट का वक्त जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अभी हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ और हेडलाइंस के बाद दोबारा से हाजिर होंगे अपने गेस्ट और एक टॉपिक के साथ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। और अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत जेनेरिक है। सब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरकशिश अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। हाउ टू मेक योर सेल्फ मोर करिज्मेटिक एंड इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है दैट्स द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ इट। और ये ख़ुद एतमादी अपने अंदर कैसे पैदा करें। ये ख़ुद एतमादी जो है ये आपके ऊपर ग्लो करती है, एक लाइट की तरह होती है, एक रोशनी की तरह होती है आपके अंदर, जो कि लोग आपके ऊपर देख सकते हैं, बाहर से महसूस कर सकते हैं। जब बोल रहे होते हैं, आप उठ बैठ रहे होते हैं, आप कोई उनसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये पुरकशिश जो अपनी पर्सनैलिटी है इस तरह की कैसे बनाई जाए, मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह ने आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, तो हम इस पे उनसे इंशाल्लाह बात करेंगे आज इस सेशन में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो एक करिश्मा है, सबसे पहले तो हमें ये समझाएं कि ये आखिर करिश्मा जो होता है, जो कि आजकल जो न्यू जनरेशन है, यू नो, टू क्रिएट अ गुड वाइब फॉर पीपल, ऐसी वाइब क्रिएट करना कि लोग जो हैं आपसे अट्रैक्ट हों,
those leadership qualities, that confidence, how to build yourself like that? अच्छा रिदा, मैं क्योंकि इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को एक अरसे से पढ़ा रहा हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ, मेरे अपने भी नज़रियात वक्त के साथ साथ एक इर्तिका के मरलों से गुजरते हुए बदल गए हैं। किसी ज़माने में मैं भी डेल कार्नेगी और इस तरह के सारे लिटरेचर को पढ़ते हुए ये समझता था कि सिर्फ जो दिखता है वही सब कुछ होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप किसी भी सब्जेक्ट पे आपका डेप्थ नॉलेज बढ़ता है, आप उस सब्जेक्ट पे बहुत सा पढ़ते हैं, गौर व खोज करते हैं, तो आपको पता लगता है कि आपका इल्म नाकाफ़ी है, आपको बहुत कुछ जानने की, समझने की ज़रूरत है। मैं इस सारी गुफ्तगू को अगर एक हज़रत अली करमल्लाहु वजह की एक कोटेशन मेरी बड़ी पसंदीदा है, उससे आगाज़ करूँ तो समझाना आसान हो जाएगा। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें किसी एक जुज़ पे बात की जा सकती है, इस पर बहुत तफसील से हर शोबे में जाके बात करना मुख्तसर प्रोग्राम में मुमकिन नहीं है। आपका फरमाना यह है कि जो शख्स भी अपने बातिन का ख्याल रखता है, अल्लाह उसके ज़ाहिर को भला कर देता है। यानी बातिन दिख नहीं रहा, ज़ाहिर दिख रहा है। ज़ाहिर वो है जो आप आंखों से देखा जा सकता है और सामने नज़र आ रहा है, आपके कानों से सुन सकते हैं, आपकी 5 हिस्सें किसी को भी महसूस कर सकती हैं। लेकिन बातिन वो है जो आपको पता होता है, आपके अल्लाह को पता होता है। तो आप अपने बातिन को अगर पाक करते हैं, आप अपने बातिन को अच्छा करते हैं, अब बातिन में सबसे पहले आ जाता है वो आपकी नीयत है। अच्छा, ये इतनी पावरफुल चीज़ है, ये नीयत जो है, यानी ये बीज है जो अंदर है और उससे फल निकल रहा है, उससे कहीं ना कहीं कह लीजिए जो दिखने वाला मैनिफेस्ट हो रहा है वो दिख रहा है। सारा इंसान का जो भी कह लीजिए तासुर है। मैं ऐसे बेशुमार लोगों को जानता हूँ और आप खुद क्योंकि मीडिया पे बैठे हो तो मेरी बात को सेकंड करोगे। बड़ी दुनिया ऐसी मिलेगी जो दिखने में बड़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन वास्ता पड़े तो पता लगता है कि बड़ा मुश्किल इंसान है। मैं ऐसे बेशुमार मॉडल्स को, मेल्स फीमेल्स, और क्योंकि मेरा काउंसलिंग का शोबा है और बड़ी दुनिया मेरे से रब्ता करती रही है, विदाउट कोटिंग द नेम्स, अखलाकी तौर पे वो तो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन बड़े बड़े नाम मैं आपको बताऊं जो दिखने में जो दिख रहे हैं नजर लग रहे होते हैं, वो इतने जाज़बे नज़र होंगे, या स्क्रीन उनको इतना अच्छा दिखा रही है, या उनको देखने वाला उनके साथ एक तस्वीर देना चाहता है, उनसे ऑटोग्राफ लेना चाहता है, उनको आइडलाइज करता है, उनकी ज़िंदगी को आइडलाइज करता है कि ऐसा होना है, ये क्या पर्सनैलिटी है, ये क्या बात है। Once you meet them, लेकिन आपका जब वास्ता पड़ता है, आप इसको और ज़रा आसान करते हैं कि आपको इनमें से एक बड़ी तादाद की अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी नहीं मिलेंगी। सही। आपको पता लगेगा कि जो सबसे ज़्यादा करीब रहने वाला, साथ रहने वाला है, वो तो आपका लाइफ पार्टनर है, वही खुश नहीं है। मसलन अगर किसी की, मैं इसको कोई स्टिग्मा तो नहीं करता कि अगर किसी की बहुत सी शादियाँ नाकाम है तो इसका मतलब है उसके साथ कोई रह नहीं सकता। या किसी का अगर फर्ज करें कोई कारोबार व्यापार किसी के साथ मिलकर करना पड़ता है और उसका पार्टनर या उसका साथ देने वाला वो तंग आ जाता है, तो दिखने में तो वो बंदा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जो अंदर उसके है, जब उसके साथ उसका वास्ता पड़ता है तो वो लोग कानों को हाथ लगाते हैं। इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है, वक्त के साथ साथ ये मेरा कॉन्सेप्ट बदला है कि आपके अंदर ही सब कुछ है। अब मिसाल ले लीजिए, आपको अंदर से बेसिकली नेगेटिविटी को खत्म करना है, अंदर से नेगेटिविटी को, अंदर से पॉजिटिव होना है। चीज जो यानी स्टेप से अगर नहीं ना, हम 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो है, वो सबसे पहले नीयत है आपकी अंदर पड़ी हुई है कहीं। तो आपकी नीयत जितनी पाक है, आपकी नीयत जितनी साफ है, आपकी नीयत में जितनी क्लैरिटी है, आपकी नीयत आप प्योर है। नीयत, किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि ये पामिस्ट्री से पता लगता है मुस्तकबिल क्या है, नंबरियोलॉजी से पता लगता है मुस्तकबिल क्या है, एस्ट्रोलॉजी से पता लगता है मुस्तकबिल क्या है, लेकिन अगर ये पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, नंबरियोलॉजी ना आती हो और कोई ऐसा भी ना मिले जिसको आती है, और वैसे भी दीन ने इतना इनकरेज नहीं किया इस चीज़ को, तो हम अपने आने वाले वक्त को कैसे जान सकते हैं? उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा अपनी नीयत को जान लीजिए, उसमें मुस्तकबिल छुपा हुआ है। यानी आप आगे देखना चाह रहे हैं, आप अंदर देखो, आप अपने अंदर देखेंगे तो आपको अपनी नीयत से पता लगेगा कि मुस्तकबिल क्या है। तो जितनी नीयत पाक है, जितनी आपके अंदर क्लैरिटी है, बात वही है ना कि जितनी आपकी पॉजिटिव थॉट्स होती हैं, ये एक ऑरा क्रिएट करती है आपके अराउंड, और ये आपके यूनिवर्स में जैसे आपकी एक वाइब आप थ्रो करते हो तो यूनिवर्स गिव्स इट बैक टू यू। 100% ऐसा ही है। देखिए ना, मिसाल मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। यानी नीयत के अगले दर्जे पे जब जाते हैं तो वो आपकी सोचें हैं। देखें, इंसान की असल पाकी तो सोचों की पाकी है। और पुराने सूफी बुल्ले शाह जैसे शायर भी ये कहते हैं कि जो मेंढक है या मछली है, तो वो तो पंजाब में डड्डू और मच्छी कहते हैं, तो वो पानी में वो पड़ी हुई है लेकिन वो पाक नहीं है। यानी उसके बावजूद कि वो पानी में रहने के बावजूद आप उसको पाक नहीं डिक्लेयर कर रहे। तो आप यानी कि वो पानी सिर्फ तहारत आपकी सिर्फ वुजू नहीं है, आपकी नीयत की पाकी, फिर आपकी सोच की, सोच कितनी आपकी क्लीन है, सोच कितनी मुस्बत है, सोच कितनी क्रिस्टल क्लियर है, सोच कितनी आपकी पाक है, उससे एक ताकत
पैदा होती है आप में, उससे कशिश पैदा होती है, उससे आप में एक पॉजिटिविटी पैदा होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो बंदा हर वक्त मनफी सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, या फिर हालत शिकवा में है, जहन की भी हालतें हैं, उम्मीद एक हालत है, खुशी एक हालत है, शिकवा एक हालत है, शुक्र एक हालत है। अगर आपकी एवरेज हर वक्त आपके माइंड में चाह रहा है कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हालात ही बड़े ख़राब हैं। मैं पिछले दिन किसी साहब ने मुझे आगे कहा कि यार देखिए बड़ी चीज़ें ख़राब हैं, ये ख़राब है, दुनिया ख़राब है, मुल्क ख़राब है। मैंने कहा जी आपने वो सारे चैनल सब्सक्राइब किए हैं जो नेगेटिविटी सेल कर रहे हैं, आप अपने चैनल्स बदलें। तो मैं मानता हूँ हालात ख़राब है, लेकिन वो सबके लिए हैं, सबके लिए अब इनके साथ तो जीना है। आप कल से सिटी 42 हालात खराब में पॉजिटिव रह के कैसे जीना है, ये मैटर करता है। पेट्रोल महंगा हो गया, चीजें महंगी हो गई, आप जितना मर्जी रो लें, अब आपके इख्तियार में क्या है। देखना तो ये है ना कि आपने इसके साथ सर्वाइव करना है। जब आपने सर्वाइव करना है, कबूल करना है, तो जिस उसको कबूल करके आगे चलना, तो फिर शिकवा कैसा? शिकवा बुनियादी तौर पे एक मनफी सोच है। शिकवा जो है वो एक एहतजाज की शक्ल है, एक ऐसी जहनी हालत है जिसमें इंसान मजीद बेबस हो जाता है, कोई नतीजा नहीं प्रोड्यूस कर सकता, वो एक ऐसे मैदान में जाके खेलने लगता है। ये कहना बहुत आसान है ना, मतलब कि मतलब एलिमिनेट द नेगेटिव थॉट्स, ये तो इंसान के अंदर एक आदत है, और इसको किस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 100% प्रैक्टिस है, आदत है। जैसे आपने खुद ही का आदत है, अगर आपने जहनी हालत मनफी रखनी शुरू की है, रहती है, तो मनफी सोचें ही आएंगी। आप कुछ मुस्बत पहलू निकालें, आप खैर के पहलू निकालें, आप मुस्बत सोचें। मैं फिर कहूँगा कि किसी भी हालत में शुक्र का पहलू ढूंढा जा सकता है, ये नहीं हो सकता। यानी हमारी हम जो मनफी होते हैं उसकी वजह शुक्र की कमी होती है। बेशुमार ऐसी नेमतें होती हैं जो हमारे पास होती हैं, उनके होने का एहसास नहीं हो रहा होता क्योंकि हम शिकवे की हालत में होते हैं। तो आप नीयत को पाक करने के बाद जब अपनी थॉट्स को बेहतर करते हैं, क्वालिटी ऑफ थॉट्स आप उनको मुस्बत करते हैं, शुक्र की हालत में आते हैं, ज़िंदगी के मुस्बत रुख को देखते हैं, दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, जो कि आज के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया। हर कोई मनफी सोच रहा है, हर कोई बुरा सोच रहा है। तो आप अगर अच्छा चाहते हैं, आप खैर मांगते हैं, आप अल्लाह से फजल मांगते हैं। मैं ये हमेशा ये रिपीट कर देता हूँ कि फ़जल, करम, रहमत, बरकत जो होती है वो आपकी औकात से बहुत ज़्यादा होती है। ये आपका कोई हक नहीं होता, वो बंदा दावा नहीं कर सकता कि जो अल्लाह का फजल है मेरा हक है। अल्लाह की मेहरबानी है, आपको अल्लाह का फजल और करम मिलता है। तो फिर आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो जाती है, नीयत की पाकी से, सोच की पाकी से। और उसके बाद अगला दर्जा जो आ जाता है वो आपका ईमान है। ईमान जो है वो एक फिर जहनी हालत है कि अल्लाह आपका वारिस है, आप जो है आपका जो भरोसा है उसके ऊपर, जो आपका यकीन है, उससे एक मुस्बत एनर्जी पैदा होती है। नीयत से भी शुआएं पैदा होती हैं। वो एक आपने जिसको शुरू में कहीं कह दिया करिश्मेटिक पर्सनैलिटी या एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मैं उसको बाहर की दुनिया की बजाय अंदर की दुनिया से एड्रेस कर रहा हूँ कि नीयत का साफ होना, सोच का क्लीन होना, क्लियर होना, और साथ ही साथ आपके बिलीव्स मजबूत होना। ये भी तो कहते हैं, जो एक कॉमन क्वेश्चन है कि ठीक है हमारी नीयत तो बड़ी साफ है, हमारा दिल तो बड़ा साफ है, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है? अच्छा, तो ये दुनिया है और इस तरह से जालिम दुनिया है, और जाहिर सी बात है थोड़ी अनजस्ट है। ये नहीं होता कि अगर आप खुद अच्छे हो तो हर कोई आपके साथ अच्छा है। अगर जैसे मैं तो दुनिया को बहुत अच्छा समझता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं, मैं तो बड़ा जल्दी यकीन कर लेता हूँ, लेकिन हमेशा मुझे ही धोखा क्यों मिलता है? तो अच्छे इंसान को यहाँ पे थोड़ी सजा भी ज़्यादा मिलती है। अच्छा, ये भी ना मिथ्स हैं। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में अच्छा बुरा सबके साथ है। अगर इसका यानी कोई कुलिया नहीं है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि जो नबी, रसूल, पैगंबर, औलिया आए हैं उनकी ज़िंदगी में चैलेंज नहीं थे। चैलेंज हर बंदे की ज़िंदगी में, उसकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है। और हम ये भी नहीं कह सकते, ये जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ पाया जाता है कि हम किसी को देखते हैं जब तकलीफ में तो कहते हैं इसके गुनाहों की सज़ा इसको मिल रही है, और अपना जो चैलेंज होता है हम कहते हैं नहीं हमारी आजमाइश है, हमारी कोई लर्निंग है, हमें को कुदरत ने खैर खबर नहीं है किस चैलेंज से किसके लिए क्या बेहतरी आ रही है। यानी कई ऐसे चैलेंज हैं, हम बहुत जजमेंटल हैं। हमारी अपनी ज़िंदगी के बड़े चैलेंज ऐसे हैं जो हमें ऐसे सबक सिखा जाते हैं जो यूनिवर्सिटियों में हमने सीखे नहीं होते, जो हमें टीचर ने नहीं सिखा सकते, जो हमारे वालिदैन नहीं हमें सिखा सकते। हम मुख्तलिफ तरह के चैलेंज से, यानी वो जो कहा जाता है कि अक्ल जो है वो बादाम खाने से नहीं ठोकरें खाने से आती है, तो ये ज़िंदगी की वो ठोकरें बहुत ज़रूरी हैं जो मैच्योर करती हैं, वो गलतियाँ बड़ी ज़रूरी हैं जिनके बाद आप पक्का तौबा कर लेते हैं कि यार ये मेरा रास्ता नहीं है। वो आपकी ज़िंदगी के वो तमाम के तमाम एक्ट्स, ऐसे फ़ैसले आपके, ऐसे आपने कदम उठाए होते हैं जिनसे आपको पता लगता है कि यार ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मुझे रियलिस्टिक ग्राउंड पे, रियलिटी पे जीना है। तो आप बड़ा कुछ लर्न करके उनसे आगे निकलते हैं। इस तरह फिर आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग अल्लाह भेज देता है
जो सूटेबल नहीं होते, लेकिन वो आपको ऐसे इसबाक दे के जाते हैं, ऐसे लेसन्स दे के जाते हैं, आप वो सीख लेते हैं जो पूरी ज़िंदगी काम आते जो आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट इसी 100% तरह होती है, मजबूत हो जाते हैं मजबूत हो आप। जाते मैं कहता हूँ कि जो इम्यूनिटी है वो दरअसल अगर कोई चैलेंज ही ना हो तो फिर इम्यूनिटी की तो ज़रूरत ही नहीं है। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है 100% आपकी शख्सियत को कोई शक नहीं। पुरकशिश बनाने में, जिस करिश्मा की हम बात कर रहे हैं। और ये तो आपके हो गई अंदर की बात, और एक है ज़ाहिर, वो भी कहीं ना कहीं आज की दुनिया में क्या इस तरह की नहीं रही कि हर वक्त आपकी नीयत देखे, आपका दिल देखे। तो आपको जो जजमेंट होती है ना, आपको देख के सबसे पहले कि ये इस तरह से उठता है बैठता है, क्या वो आदात हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ब्रेक से पहले तो हम बात कर रहे थे कि आप अपने अंदर को कैसे तब्दील कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं यू कैन लुक मोर अट्रैक्टिव, मोर करिश्मेटिक। तो अब हम बात करेंगे कि आप अपना ज़ाहिर जो है उसको कैसे बदल सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी आदत हैं जो कि आप अपनी शख्सियत में लेकर आ सकते हैं जिससे लोग जो हैं वो आपको पसंद करना शुरू कर दें। तो इस पे तो सबसे पहले कासिम अली शाह साहब हैं हमारे साथ। और जैसा कि सर आपने बताया पहले कि पॉजिटिविटी होना अंदर बहुत ज़रूरी है। तो जो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है कि मोस्टली जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि लोगों को लगता है कि आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग, यू नो, कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखता नहीं हूँ, तो शायद इस वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते। तो ये जो आउटलुक होता है हमारा, तो इसको क्या ये मैटर करता है? कि फर्स्ट इंप्रेशन जैसा होता है कि किसी को देख के कहते हैं कि उसको एक एडवांटेज होता है। तो कई लोग अपने आप को, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन उनको लगता है कि हम इतने खूबसूरत नहीं है तो शायद हम लोगों को अच्छे ही नहीं लग सकते, हमारे अंदर वो करिश्मा नहीं आ सकता जो कि जिनकी ये बात कर रहे हैं। तो डज दैट इफेक्ट दैट? देखें, इस पे एक बड़ी शानदार ना थ्योरी है, यानी समझा आसान कर देते हैं उसको समझाने के लिए। दुनिया में जो अगली फेसेस है ना, अगली यानी अगली से मुराद ऐसे चेहरे जो बहुत ही बदसूरत हैं, वो बहुत थोड़े हैं। दुनिया में जो असल खूबसूरत लोग हैं वो भी बहुत थोड़े हैं। यानी आप इन दोनों की रेशो, आप इनको दोनों एक कॉर्नर कर लीजिए, राइट एक्सट्रीम एंड लेफ्ट एक्सट्रीम। दुनिया में खूबसूरत लोग बड़े थोड़े हैं, दुनिया में इंतहाई बदसूरत लोग, दुनिया में म्याना ज़्यादा है। 80-90% जो लोग हैं वो मुनासिब चेहरे हैं, मुनासिब खूबसूरती है, और मेरा ख्याल है उतनी ही काफ़ी होती है। अब ये जो म्याना चेहरे हैं, अगर फ़र्ज़ करते हैं हम किसी को ये कह दें, हम सब सुनने वाले वो माइंड ना करे कि वो एक म्याना चेहरा है या उनकी मुनासिब सी पर्सनालिटी है, अगर इसको फिक्स कर लें यानी कांस्टेंट कह दें, तो फिर देखें फिर भी क्या कुछ बदला जा सकता है। लंबी फहरिस्त बनेगी, उसको शुरू करते हैं जो बदला जा सकता है। चेहरे की मुस्कुराहट, कितने पैसे लगते हैं, एक धेला नहीं लगता। आप इसको सुन्नत समझ के अपनी ज़िंदगी में ले आइए कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। मुस्कुराहट का मतलब ये है कि आपके चेहरे को अप्रोचेबल है, लोगों को ये लगता है, उसको लगे कि यार ये वेलकमिंग है, ये इसका चेहरे पे एक ताजगी है, ज़िंदगी है, या कम से कम इत्मीनान का एहसास है, खुशी का एहसास है, या फिक्रमंदी नहीं है, या कह लीजिए कि एक तनाव नहीं है, गुस्सा नहीं है, एग्रेसिवनेस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी कह लीजिए एक आसानी है कि आप लोगों के लिए कि वो आपसे बात करने से डरेंगे नहीं। हाँ जी, फौरी तौर पे जो इम्प्रेशन है वो आपका एक स्माइली फेस, एक मुस्कुराता चेहरा। मैं इसको और आसान कर देता हूँ कि आप किसी को भी अगर सोचें जिसको आप कभी मिले हैं, तो जो उसकी पर्सनैलिटी आंखें बंद करके आपके जहन में आती है ना, उसकी वही पर्सनैलिटी होती है। हाँ जी। यानी अगर उसकी चेहरे की मुस्कुराहट कभी आई नहीं है तो आपके जहन में आप आंखें बंद करके भी सोचेंगे भी तो नहीं आएगी। तो जो उसने कैरी की हुई है फेस पे स्माइल या फेस की जो हालत है, 22 मसल्स हैं जी फेस के जो अल्लाह ने बनाया है, इसके सारे मसल्स जो हैं वो टोटल 22 हैं। इनको इनकी सबसे जो बेहतरीन हालत है जिसमें एक्टिव रहते हैं मुस्कुराहट की हालत है। तो यहाँ से भी हिकमत पता लगती है कि सुन्नत की हिकमत क्या है कि ये आपके 22 मसल जो हैं। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि आपको बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो बड़ी जल्दी वो उनकी एज ज़्यादा लगने लग पड़ती है। ये वो लोग हैं जो संजीदा रहे हैं, हर वक्त संजीदा रहते हैं, जिनके चेहरे पे तनाव रहा है। आपके चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट आपको जो है वो आपकी उम्र आपकी कम लगती है, आप ज़्यादा फ्रेश लगते हैं। अच्छा, पहली चीज़ होगी। दूसरी बात जो है वो है आपकी नफासत और सफाई सुथराई, वो आपके इख्तियार में है। आप जितने भी खूबसूरत हैं, कैरी योर सेल्फ वर्ड बोला जाता है कि जो आप हैं और जो आपने पहना है उसको कैरी करें, आप उसको लेकर चलें। अब उसको बदला नहीं जा सकता, तो
तो आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसको साथ लेके चलें। ये भी फ्री है। ये बहुत बड़ी एक आपकी स्ट्रेंथ है कि आप जो है आप उसी को ही अपना कॉन्फिडेंस बनाएं, उसको अपनी पावर बनाएं और उसको लेकर चलें और पूरा पूरा भरोसा करें। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए कि आप बेमानी नहीं है, आपका कोई मकसद है। उसके बाद जो मैंने इसमें एक थोड़ी सी बात की, नफासत की, सफाई सुथराई की, बहुत बड़ी पावर है। अच्छा। फिर मैं अगेन हदीस को कोट करूं कि निस्फ़ ईमान जो है वो सफाई है। क्यों है? आपको जो एतमाद साफ़ सुथरा रहने से मिलता है वो मिल ही नहीं सकता। एक ऐसा शख्स जो नीट एंड क्लीन नहीं है, और फिर सफाई सुथराई अंदर से शुरू करके बाहर की तरफ आती है आपकी। आप अंदर से नीट एंड क्लीन है तो बाहर से भी आप साफ़ सुथरा आपने रहना। दीन आपका 5 बार आप नमाज पढ़ते हैं, वुज़ू है, वुज़ू करने वाला वैसे ही ताज़ा रहता है, फ्रेश रहता है, और कह लीजिए कि वो कितने गुनाहों से बचा रहता है। स्माइलिंग, हाइजीन, और उसके बाद अच्छा हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस शो होता है, वो कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, एटलीस्ट यू कैन चेंज दैट, राइट? कि 100% ऐसा। जिससे उठ तीसरा बैठ हिस्सा रहे हैं, जिससे इसको बात हम कर रहे हैं, और ज़्यादा ब्रॉड कर देते हैं ना, ये कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब कम्युनिकेशन को हम महदूद नहीं कर सकते जो हम बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन वो बॉडी लैंग्वेज भी है, वो फेशियल एक्सप्रेशंस भी हैं, वो नॉन वर्बल लैंग्वेज है, वो आपके हाथों की मूवमेंट भी है, वो आपके चेहरे की मूवमेंट भी है, वो आपके कंधे उठे हुए हैं, गिरे हुए हैं, हर चीज़ आपकी जो है पूरा जिस्म बोल रहा होता है। यानी अगर आंखें बोल रही होती हैं, आंखें बोल रही होती हैं, अगर इंसान की जुबान ना बोले पूरा वजूद जुबान बना होता है, पूरा वजूद बोलता है। यानी कोई भी किसी भी शख्स को आप थोड़ी देर देखें आपको पता लग जाएगा वो किस ज़हनी हालत में है, उसके अंदर से नेगेटिविटी निकल रही है, पॉजिटिविटी निकल रही है, आपको थोड़ा सा देखने से उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। तो ये 3 चीज़ें मैं फिर कहूँगा, पहली चीज़ मैंने कही है कि वो स्माइल है, दूसरा आपके हाइजीन्स हैं, और तीसरा जो है वो आपकी कम्युनिकेशन है, वो अच्छी होनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन में स्पेसिफिक हम एक चीज़ ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, टोन ऑफ वॉइस भी मैटर्स। 100%। ये मैं कहने लगा था कि आपका लहजा, आपकी ज़ुबान, आपकी शाइस्तगी, बात करने की शाइस्तगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप किस तरह से कर रहे हैं। मसलन मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो मैं भी कर रहा होता हूँ मैंने सीखी है, ये ग्रूमिंग भी आप सीखते रहते हैं, लर्न करते हैं, शुक्रिया अदा करना, हम्बली किसी के साथ बात करना, किसी भी स्टेज, यहाँ पर मैं आया हूँ तो मैंने सबको हेलो किया, वेव किया, आपको कहा है बहन कैसी हैं आप, ये एक बुनियादी अखलाक की आदत है, कुछ लोगों में नहीं होती। मतलब मैं तो अक्सर कहता हूँ एंकर्स को, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए आपका गेस्ट हैंडल करने का एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, तो आपको तो फ़ौरन पता लग जाता होगा कि किसका मूड क्या है, किसका रवैया क्या है। तो आप अगर हम्बल हैं, बाई चॉइस हम्बल हैं, एक है कि जब मजबूरी है जी हम्बल होने के अलावा रास्ता कोई नहीं, एक है आप बाई चॉइस हम्बल हैं, आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे हम्बल ही रहना है, मुझे खुश अखलाक रहना है, मुझे अकोमोडेट करना है, मुझे इस तरह का रहना है कि कोई भी मुझसे मिल सके, कोई भी हाथ मिला सके, कोई भी मुझसे बात कर सके। तो मेरा ख्याल है ये एक बेहतर रास्ता है। बनिस्बत दूसरी तरफ अगर आए तो आप अकड़े हुए हैं और आपका मुंह आप बसोर के बैठे हुए हैं और आप किसी को हाथ नहीं मिलाते और आप सलाम का जवाब पूरा नहीं ब्लेम कर रहे हैं, बाकियों को भी ब्लेम कर रहे हैं कि पता नहीं लोग मुझे क्यों पसंद नहीं करते, तो दैट्स यू, जिसकी वजह से आपको लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो है, अपने अंदर जो यकीन है, ये बिल्ड करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि मैं ये कर सकता हूँ। और कितना इंपॉर्टेंट है लास्ट मैसेज के ये चाहत होना इंसान के अंदर कि मैंने खुद को बदलना है और ग्रूम करना है। सबसे पहले तो ये बहुत एक बेसिक चीज़ है। देखिए हम एक सोशल एनिमल है, ये कहा जाता है इंसान, और हमें इंसानों की ज़रूरत है। हम अकेला नहीं जी सकते, अकेला नहीं रह सकते, इंसान चाहिए, हमें इंसानों का साथ चाहिए। और उसमें आपकी अंदर की दुनिया और आपकी बाहर की दुनिया जितनी अच्छी होगी, आपके गिर्द इतना ही मेला लगेगा। इंसान ही मौके बन के आते हैं, इंसान ही अपॉर्चुनिटी होता है, इंसान ही आपकी ज़िंदगी में, आपको पहले दिन भी इंसान और कब्र तक भी आपको इंसान चाहिए होते हैं। तो आप इंसानों से तो बच नहीं सकते। तो अगर आप जो इंडिविजुअलिज्म का कीड़ा आजकल आम हुआ है, इसको आपको ये बिल्कुल एक फेक चीज़ है जो कि सोशल मीडिया की वजह से आज की न्यू जनरेशन कहती है कि ठीक है हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ रॉन्ग, 100% रॉन्ग। आपको इंसान चाहिए, जगह जगह इंसान चाहिए। आपके कितने काम ऐसे हैं जो आपसे जुड़े लोगों के जरिए होते हैं और आप कितनों के काम आ रहे होते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी का, आपके कॉन्फिडेंस का, आपकी कम्युनिकेशन का, आप ये सारी चीज़ें जो हमने गिनवाई हैं, 3 अंदर की चीज़ें गिनवाई हैं, 3 बाहर की चीज़ें गिनवाई हैं, और इन सब चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि आप इस दुनिया में रह रहे हैं, इस समाज में रह रहे हैं, और लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो दरअसल वो इम्प्रेशन ही होता है जो आपने बनाया होता है। यही वो फर्स्ट इम्प्रेशन है और यही वो लास्ट इम्प्रेशन होगा अगर आप अपना अंदर और अपना बाहर दोनों तब्दील करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और आई होप आप सब ने ये पॉइंट्स जो हैं वो सुने हैं ध्यान से, और कोशिश करेंगे कि अपने आप को बेहतर तरीके से ग्रूम करें, और ताकि आपकी जो फ्यूचर पर्सनैलिटी है वो चेंज हो सके, लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकें। आप इफ़ यू आर बेटर पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड, यू कैन लीड
the people around you. You can talk to them, they can help you out for better future. तो इसी के साथ हम चलते हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। तो आज सब्जियों के क्या रेट्स हैं, रुमेल इलियास इस वक्त मंडी में मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे। जी रुमेल। सब्जियों की कीमतों में इजाफे और जायद नरखों में फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। मुतादिद सब्जियों की कीमतों में आज 15 रुपये तक का इजाफा देखने में आया है, जबकि सरकारी नरखनामे पर मुकर्रर करदा कीमत के मुताबिक सब्जियों की खरीदारी शहरियों के लिए एक ख्वाब बन चुका है। कीमतों की अगर बात करें तो आलू दर्जा अव्वल का सरकारी नर्ख आज 75 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि दर्जा अव्वल का आलू शहर में 90 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दर्जा दोम आलू का जो सरकारी नर्ख है वो 70 रुपये मुकर्रर है और ये 80 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। दर्जा अव्वल प्याज का सरकारी नर्ख आज 53 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है और दर्जा अव्वल प्याज फ़ी किलो शहर में 70 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह दर्जा दोम प्याज जो है वो 44 रुपये की बजाय 60 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर दर्जा अव्वल का जो सरकारी नर्ख है वो 125 रुपये मुकर्रर है और दर्जा अव्वल टमाटर जो है वो शहर में 140 से 150 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दर्जा दोम जो टमाटर है वो 110 की बजाय 140 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। दीगर सब्जियों की अगर बात करें तो लहसन देसी की जो सरकारी कीमत है आज 250 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है और ये 280 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि लहसन हरनाई का आज सरकारी नर्ख जो है वो 360 रुपये किलो मुकर्रर है और ये 380 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। अदरक थाईलैंड जो है वो उसका सरकारी नर्ख 895 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है और ये 1000 रुपये तक जो है वो किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियों की बात करें तो मेथी 240 रुपये की बजाय 260 रुपये, बैंगन 135 की बजाय 150 रुपये, बंद गोभी 70 रुपये की बजाय 80 रुपये, फूल गोभी जो है वो 150 की बजाय 180 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह जो अरबी है उसका सरकारी नर्ख 115 है और ये 140 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। करेला जो है वो 100 रुपये किलो की बजाय 140 रुपये, सब्ज़ मिर्च जो है वो अव्वल 100 रुपये की बजाय 140, जबकि दोम सब्ज़ मिर्च जो है वो 52 रुपये की बजाय 60 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियों में घिया कद्दू 120 की बजाय 140 और घिया तोरी जो है वो 100 की बजाय 140 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। तो तकरीबन 40 रुपये तक जो है वो जायद कीमत में सब्जियां बाज़ार में फ़रोख्त की जा रही हैं और कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। शहरी शिकवा कर रहे हैं कि एक तरफ सब्जियों की कीमतों में इजाफा तो दूसरी तरफ जायद नरखों में फ़रोख्त ने जो है वो परेशान कर रखा है और दो वक्त की जो है वो रोटी खाने के लिए सब्ज़ी की खरीदारी इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। सब्ज़ी की खरीदारी के लिए बाज़ार में मौजूद जो शहरी हैं वो मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि फौरी तौर पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उन्हें बहाल किया जाए और इन्हें बावर करवाया जाए कि शहर भर में जो जायद नरखों में सब्जियां फ़रोख्त करने वाले दुकानदार हैं उनके खिलाफ एक्शन किया जाए और जो सरकारी नरखनामे पर मुकर्रर करदा कीमतें हैं उनके मुताबिक सब्जियों की जो फ़रोख्त है वो यकीनी बनाई जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमेल हमारे साथ थे और ब्रेक पर स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और जो लोग घर रहते हुए अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, फिटनेस ट्रेनर जुहेब हमारे साथ हैं। आज कौन कौन सी एक्सरसाइजेस बता रही हैं उनकी तरफ चलेंगे। बुखारी आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और मेरे साथ हैं जवान जो कि पहले अपने पोजीशन पे आ चुके हैं। आज हम अब्डोमिनल वर्कआउट करेंगे, कोर वर्कआउट्स करेंगे, अब्डोमिनल की एक्सरसाइज भी कराएंगे, इसके अंदर कोर की ट्रेनिंग भी आपको कराएंगे और नॉन स्टॉप कराएंगे, कुछ करेंगे 4-5 मिनट्स नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करते जाएँ। हम पहले मुख्तलिफ सेगमेंट्स में खड़े होकर जंपिंग जैक्स, हाई नीज, बैक किक करा, लेकिन आज लेटे लेटे ही वार्म अप भी होगा। ओके जी, बात करेंगे हम क्या, नीज को बेंड करें, चेन थोड़ी सी आप शेक योर हैंड्स इस पोजीशन में। अच्छा, ज़्यादा अपवर्ड हैंड के नीचे रख के आपने बस को शेक करना। इस पोजीशन में क्या होगा, आपका अब्डोमिनल एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कोर मसल सारे एक्टिवेट हो जाएंगे जो हमारी नेक्स्ट फेज में इन्वॉल्व होने वाले हैं। 10 सेकंड करेंगे, स्पीड तेज बात। 10, 9, 8, 7, थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट करें, थोड़ा सा आगे और 5, 4, 3, 2 एंड 1। शाबाश। ओके, जो मैं एक्सरसाइज बोलता जाऊँगा आपने चेंज करते जाना है। हमने आज बस शफल करके एक्सरसाइज चलाते रहेंगे, कोशिश करें 5 मिनट्स की एक्सरसाइज करें। इसको आपने 3 टाइम रिपीट करना घर पे। करें स्टार्ट। ओके, स्टार्ट विद सिंपल क्रंचेस। 1, 2, 3 गो। शाबाश, परफेक्ट परफेक्ट पोजीशन। के बाद अच्छा, जब आप क्रंचेस करो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि नेक मसल लॉक हो, चिन अपवर्ड हो, जैसे जवाद का चिन अप है, नेक को ऐसे रोटेशन नहीं आपने देनी, फ्लेक्शन नहीं देनी, सॉरी
शाबाश 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 okay chapa next exercise is tabletop crunches lift your legs up bend your knees come on 10 9 speed up boys speed up 7 6 5 4 3 2 and 1 shabash okay next exercise alternate leg raise 1 2 3 and go जितना आपकी एक्सरसाइज पे उतना रेस्टिंग टाइम कम होगा इसका थोड़ा आप फैट बर्निंग जोन में उतने ज़्यादा हो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज होल्ड करेंगे लेग्स लिफ्ट करके हैंड उसके नीचे ही रखें ताकि आपकी बैक सेफ रहे इंजरी ना 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज टो टच करके लेग लिफ्ट करेंगे क्रॉस करेंगे एंड मूव फॉरवर्ड शाबाश एक्शन बॉय ट्राई टू टच योर फीट मैक्सिमम आगे जाओगे जहाँ तक आपकी बॉडी अलाउ करती है वहाँ जाके आप रुकोगे कम ऑन गो 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 5 4 3 2 1 नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे साइकिलिंग हैंड उसके नीचे एंड स्टार्ट साइकिलिंग वेरी गुड शाबाश फुल एक्सटेंशन देंगे लेग्स को देन वापस शाबाश परफेक्ट बॉय 5 4 3 2 1 अब इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज ऐड करेंगे साइकिल के साथ करेंगे क्रंच ओके 1 2 3 एंड गो तभी ठीक है डिजीनेस तो नहीं हो रही शाबाश वेरी गुड परफेक्ट बॉय जस्ट कीप गोइंग जो आप साइकिल क्रंच करोगे तो आपने ऑपोजिट आर्म और ऑपोजिट लेग का कॉम्बिनेशन बनाना है मतलब अगर राइट लेग आपकी आ रही है तो आप लेफ्ट आर्म से उसको टच करने की कोशिश करोगे ठीक है जहाँ तक बॉडी आपको अलाउ करती है 10 थोड़ी सी स्पीड तेज करते हो आप इसमें ये परफेक्ट 5 4 3 2 एंड 1 ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज अब करेंगे प्लैंक उल्टा लेटे हैं होल्ड करें थैंक यू सो मच ज़ुहैब दीज एक्सरसाइजेज आर डेफिनेटली गोइंग टू स्ट्रेंथन योर कोर और आपको सारा दिन एक्टिव रहने में मददगार साबित होंगी खैर कल इंशाल्लाह हमारी दोबारा मुलाकात होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़।